अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ अच्छी खबरें हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डॉलर क्यों नीचे गिर रहा है, बहरहाल नीचे गिर रहा है, और ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है और इसकी क्या क्या वजूहात हैं और ये कहाँ तक जा सकता है। पाकिस्तान में बहरहाल ऐसे इकदाम शुरू हो चुके हैं कि जो मुआशी इनकलाब की तरफ पहला कदम बन सकते हैं। उज़ैर बलोच क्यों एक एक करके 11 मुकदमात में बरी हो गया, इस हवाले से भी तहलका खेज इंकशाफात करूंगा। जबकि मौलाना की नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से बात क्या हुई और पीडीएम की अगली चाल होगी क्या, और शेख रशीद ने तो इमरान खान को मशवरा दिया, वो क्या। जबकि आर्मी चीफ का भारत से ताल्लुकात का बयान अब इस खित्ते पे क्या असरात डाल सकता है। लेकिन इससे पहले कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अक्टूबर 2020 में डॉलर की कीमत 168 यानी 168 रुपए से भी ऊपर चली गई थी, जो अब गिरकर 155.92 तक आ गई है और डॉलर की कीमत 154 रुपए से नीचे अब 150 रुपए तक जा सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। पाकिस्तान में डॉलर गिरने की कीमत की क्या वजूहात हैं। गुज़िश्ता साल फरवरी 2020 एक डॉलर की कीमत 154 रुपए के करीब थी, लेकिन फिर कोरोना के हमले के बाद गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी और मुल्क में ट्रेजरी बिल्स में की जाने वाली सरमायाकारी से 3.5 अरब डॉलर मुल्क से निकल गए और जिसकी वजह से डॉलर फिर ऊपर चला गया। अब दरामदात में कमी, तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा, करंट अकाउंट डेफिसिट यानी सरप्लस और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से खास तौर पर बेची जाने वाली रकूम जो 2 अरब डॉलर माहाना से भी ज़ायद है, उन्होंने डॉलर की कीमत जो है उसको स्टेबलाइज करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। और मौजूदा हुकूमत अब कह सकते हैं कि उसका ये क्रेडिट है, उसको कोई माने या ना माने, लेकिन अब वो बतदरीज कम कर रही है इसको। अल्लाह करे कि वो मजीद कामयाब हो। बहरहाल पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना और फिलीपींस के बाद दुनिया में तरसीलात ज़र वसूल करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है। जहाँ ये खुशी की बात है वहाँ बाइस तशवीश भी है कि इस वक्त तजारत से ज़्यादा हम ज़र मुबादला से पैसा हासिल कर रहे हैं और मुल्क में ज़्यादा डॉलर इसी से आ रहे हैं। मौजूदा माली साल के 8 महीने में बैरून मुल्क से 18 अरब डॉलर से ज़ायद रकम मुल्क में आ चुकी है और ये साल ख़त्म होने तक 27 अरब डॉलर तक बढ़ सकती है। तो डॉलर की कीमत कम होने में रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम, जिसमें 1 लाख अकाउंट खुल चुके हैं, उनका भी एक अहम किरदार है। जबकि IMF ने किस्त जारी करने की रजामंदी जाहिर कर दी है, उससे मार्केट्स को सहारा मिल रहा है। जबकि गैर मुल्की कर्जों की अदायगी में मिलने वाले रिलीफ ने भी मुल्क की करेंसी को बहुत ज़्यादा मदद फराहम की। उसकी वजह से पाकिस्तान की अदायगियों में तवाज़ुन देखने में आया। अब डॉलर्स की कीमत मज़ीद नीचे जा सकती है, लेकिन मुल्क को गंदम और चीनी की दरामदात की वजह से अब तक 5 अरब डॉलर से ज़ायद रकम खर्च करना पड़ गई। और जबकि वफाकी काबीना ने IMF की शर्त पे 140 बिलियन रुपए इनकम टैक्स छूट ख़त्म के लिए सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है, ताहम वक्त की कमी के बायस बिल पार्लियामेंट से मंजूर नहीं कराया गया। हुकूमत ने 24 मार्च से पहले इनकम टैक्स छूट ख़त्म करने से मुतल्लिक IMF को आगाह करना है। उस बाद पाकिस्तान को 500 मिलियन डॉलर की किस्त मिलेगी। इमरान खान ने कहा है कि मुझे टेक्नोलॉजी पर ध्यान ना देने का अफसोस है, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान जहाज बना सकता है तो रोज़मर्रा की छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें क्यों नहीं बना सकता। इसका इन्हिसार सिर्फ हुकूमत की पॉलिसी पे होता है और मेड इन पाकिस्तान के विजन के तहत अब पाकिस्तान में 4G स्मार्टफोन्स असेंबल होने जा रहे हैं। स्मार्टफोन्स के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में एक सैमसंग ने भी पाकिस्तान में अपने फ़ोन्स असेंबल करने की ख्वाहिश का इजहार किया है और इस सिलसिले में उनकी कंपनी से बातचीत भी हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान में जो स्मार्टफोन्स 10,000 रुपये का मिल रहे हैं, वह हुकूमत की जानिब से मकामी तौर पर तैयार करदा फ़ोन्स पर टैक्स में छूट के बाद 25% तक सस्ता हो जाएगा, जबकि ये कीमत 40 से 50% भी नीचे आ सकती है। PTI के मुताबिक जनवरी 2021 तक 9 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा अफराद 3G या 4G इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और मुल्क में 17 करोड़ 80 लाख के करीब मोबाइल फ़ोन सारिफ हैं। पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स की खपत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्हें बड़े पैमाने पे इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि मुल्क में स्मार्टफोन्स की तैयारी के लिए कुछ सनत मौजूद नहीं थी। अब मुतादिद कंपनीज ने हुकूमत की जानिब से मकामी सतह पर तैयार होने वाले मोबाइल फ़ोन्स पर विदहोल्डिंग टैक्स में छूट के बाद असेंबलिंग प्लांट्स लगा रहे हैं, जिससे रोज़गार के मौके बढ़ने के चांसेस हैं और वो दिन करीब है कि जब इंशाल्लाह पार्ट्स ही पाकिस्तान में बन सकेंगे। भारत इस वक्त iPhone 12 लोकली मैन्युफैक्चर करने जा रहा है और इस वक्त तो दुनिया में मुआशी तरक्की का सबसे तेज़ तरीन तरीका सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से एक तारीखी बयान सामने आया कि माजी को दफन किया जाए और आगे बढ़ा जाए। और अब हमें एहसास हो गया था कि जब तक हम अपने घर को ठीक नहीं करते, हम बाहर से तो कोई तवक्कुआत नहीं रख सकते। इंडिया और पाकिस्तान के मुस्तहकम ताल्लुकात वो चाबी है जिसे मशरकी और मगरबी एशिया के माबैन राब्ते को यकीनी बनाते हुए जनूबी और वस्ती एशिया की सलाहियतों को लॉक किया जा सकता है। ताहम यह मौका दो एटमी हमसाया ममालिक के माबैन तनाज़ात की वजह से यरगमाल बना हुआ है। तनाज़ा कश्मीर वाज़े तौर पर इस मसले का मरकज़ है। बरसगीर में अमन का ख्वाब अधूरा है जब तक मसला कश्मीर हल नहीं हो जाता। अब वक्त आ गया कि माजी को दफन किया जाए और आगे बढ़ा जाए। बामाना मुज़ाकरात से पहले हमारे पड़ोसी मुल्क को माहौल को साजगार बनाना होगा, ख़ासतौर पर इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर। पाकिस्तान की जानिब से हाल ही में सरहद पर फायरबंदी का मुआहदा भी किया गया। इसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इंडिया की मुज़ाकरात को ये पेशकश सामने आई, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है। कई लोग इस हवाले से तनकीद करते थे कि फ़ौज मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है, लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कि दो तरफ़ा तजारत हो, बॉर्डर्स खुलें, लोगों का लोगों से राब्ता हो। लेकिन असल मसला इस कश्मीर को नहीं हम भूल सकते। समझौता एक्सप्रेस, दोस्ती बस सर्विस बहाल हो, दो तरफ़ा तजारत बहाल हो, बजाय कशीदगी बढ़ाने के इसको कम किया जाए और ख़त्े में मुआशी तरक्की हो। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। हम पाकिस्तान में एहतसाब का रोना रोते हैं, लेकिन आप जुल्म देखें कि नाकिस तफ्तीश और शवाहिद की अदम दस्तियाबी के बायस लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच को एक और मुकदमे में बरी कर दिया गया और अब तक वो 11 मुकदमात में बरी हो चुके हैं। इस हवाले से तहलका खेज इंकशाफात सामने आए कि सेशन अदालत ने उज़ैर बलोच के मुकदमे से बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इस दरख्वास्त एक बार फिर शवाहिद देने में नाकाम रहा, यानी एविडेंस की अदम दस्तियाबी पर उज़ैर बलोच की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की जाती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि प्रोसिक्यूशन और पुलिस अब भी उज़ैर बलोच और लियारी गैंग वॉर से गैर महफूज हैं। उन्होंने अदालत में उज़ैर बलोच के बरी होने से मुतल्लिक इंकशाफ किया कि लियारी गैंग वॉर मुलजमान की जानिब से गवाहान प्रोसिक्यूशन को जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं और गुज़श्ता बरस अहम गवाह और तहकीकाती अफसर शहाब हैदर को लियारी गैंग वॉर ने कत्ल भी कर दिया। मुलजमान के खौफ से गवाह जो है वो गवाही के लिए पेश नहीं हो रहे, क्योंकि अदालती अमला और प्रोसिक्यूशन को उज़ैर बलोच की जानिब से जान के खतरात लाहक है। अब मुझे बताएं, आप जुर्म ख़त्म किए बगैर और मुजरिम को सज़ा दिए बगैर कैसे पुरअमन मुआशरे की तशलील दे सकते हैं? और कराची जैसे मुआशी हब में दुनिया भर के कारोबारी लोगों की दिलचस्पी सिर्फ इसलिए कम है क्योंकि यहाँ अमन नहीं है। अमन और मईशत का आपस में गहरा ताल्लुक है। लियारी गैंग वॉर के सरगना पर मजमूई तौर पे 61 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें कत्ल के भी हैं। अब होता क्या है कि मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि एक शख्स जाली अपॉइंटमेंट लेटर पर ASI से SP बन गया और 32 साल तक सरकारी मुराद और तनख्वाहें लेता रहा, और ये सिंध पुलिस की तारीख में जालसाजी का एक अनोखा केस है। जाली तकर्रुरनामे पे 32 साल नौकरी करने वाला SP जाली निकला। एजाज तरीन के जाली लेटर पर भर्ती का इंकशाफ सीनियरिटी के लिए की गई अपील की जांच पड़ताल में हुआ। आला अफसरान को खबर तक नहीं हुई कि प्रमोशन पर प्रमोशन लेने वाला बंदा ही जाली है। भर्ती इस्लामाबाद पुलिस से हुई और सिंध ट्रांसफ़र कराया गया और एजाज तरीन की बतौर SP सिंध में कई शहरों में पोस्टिंग होती रही और बिलावल भुट्टो समेत अहम शख्सियात से मिलता भी रहा। अब बिलावल भुट्टो का जिक्र आया तो मौलाना फजल रहमान का भी बनता ही है ना। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि कोई साथ छोड़ जाए तो तहरीकें नहीं रुकती, हुक्मरान ना अहली तस्लीम करें, घर चले जाएं, सुकून से सोने नहीं देंगे। तहरीकों में एक आध जमात छोड़ भी जाए तो भी तहरीक जारी रहती है। तहरीकों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, PDM पर ऐसे हालात आते रहे हैं, कुछ असलूबी से इसको आगे बढ़ाएंगे। सब साथ रहें या कोई एक साथ ना भी रहे तो अकेली जमात भी तब्दीली ले आती है। मोर्चे तब्दील होते रहते हैं, सियासत आगे बढ़ने का नाम है। हुक्मरानों को सुकून की नींद नहीं सोने देंगे। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, बाकी कायदीन के साथ भी रब्ता रहेगा। मैं नवाज शरीफ को जरदारी साहब की मैंने गुफ्तगू से आगाह किया। उन्होंने इत्तफाक किया कि जल्द PDM का इजलास दोबारा बुलाया जाए। हमें जल्द एक दूसरे के साथ बैठना है, हमें हलीफों के साथ हरीफों जैसा बर्ताव नहीं रखना। और ये फैसला हुआ था कि सेनेट में चेयरमैन PPP का होगा, डिप्टी चेयरमैन JUI का होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन नून लीग का होगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हार जाने के बाद
अब अपोजिशन की लीडरशिप नून लीग से वापस नहीं ली जा सकती, ये उनका हक है। जरदारी ने मुझे फ़ोन पे कहा था कि अगर मियां नवाज शरीफ इत्तफाक करें तो रज़ा रब्बानी को लीडर ऑफ द अपोजिशन बना लिया जाए। शहरी रहमान की किसी से बात नहीं हुई। पीडीएम के इजलास में जब ये बात हुई तो सब ने कहा ये तो तयशुदा मामला है, किसी ने एतराज़ नहीं किया। उनका परेशान कुन बात है कि गफूर हैदरी को वोट कम क्यों पड़े, इस पर कमेटी बनाने की तजवीज़ है, अभी कोई फैसला नहीं किया गया। हमारे वोट किधर गए, हम परेशान हैं, हमें इसको संजीदा लेना है। लॉन्ग मार्च और दीगर बातों की वजह से इस पर तवज्जो नहीं दी जा सकी। इसका फैसला ज़रूर होगा। यूसुफ रज़ा गिलानी जीत चुके हैं, अदालत जाने का फैसला हो चुका है। डिप्टी चेयरमैन 2 अरब के डिफ़ॉल्टर हैं, रिकॉर्ड भी निकाला जा रहा है, इस हवाले से अदालत में जाना है। उससे पहले नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोन पर रब्ता हुआ, उसमें फैसला किया गया कि पीपल्स पार्टी आती है तो ठीक है, वरना 9 जमातें बाकी का लाए अमल तैयार करेंगी। आसिफ अली जरदारी ने फजल रहमान को फ़ोन करके यकीन दहानी कराई कि पीपल्स पार्टी 20 सितंबर के मुआहदे पे कायम है। फजल रहमान ने आसिफ अली जरदारी पे जोर दिया कि वो लॉन्ग मार्च की हिमायत करें, नवाज लीग की क़यादत से रब्ता करके गलतफहमियों को दूर करें। जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा दिया है, 2.5 साल गुजर चुके हैं, अब सारी अपोजिशन से बात करें, मामलात आगे बढ़ाएं। अगर पीडीएम इस्लामाबाद में कोई हरकत करती है तो इसका जवाब सिंध में गवर्नर राज की नफाज की सूरत में दिया जाएगा। तो अगर पीडीएम इस्तीफे देती है तो फ़ौज की तैनाती के बगैर ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकते, जबकि वफाकी काबीना में कमी नहीं बल्कि इजाफा होने जा रहा है। इस वक्त सिंध से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी इज्तिमाई इस्तीफ़ों के हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ तो नहीं देगी। पीपल्स पार्टी फ़िलहाल कोई ऐसी हिकमत अमली या मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रही जिसमें पीडीएम को चार्जशीट या टारगेट करती नजर आए। एक सियासी कुव्वत के तौर पे वो ये नहीं चाहती कि इसका शुमार प्रो एस्टैब्लिशमेंट जमात के तौर पे हो। बहरहाल ये अभी तक की खबरें थी। आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। ऑन टू द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।